हाय, मैं नितिन कुमार आपका मैं अपने YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 28 जुलाई 2020 के द हिंदू एडिटोरियल्स के एनालिसिस की। तो सबसे पहले जो पहला मुद्दा है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन दी गई है उसके बारे में। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि को समझ ले कि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है क्या आखिर में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यदि बात की जाए तो कंसिडर EIA एंड इम्पेडिमेंट्स टू द ईज ऑफ बिजनेस डूइंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यदि माने तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को वो ये मानती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की यदि बात की जाए तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये रुकावट है। और EIA नोटिफिकेशन जो है वो रिप्लेस करेगा नोटिफिकेशन जो 2006 में जारी की गई थी, इससे पहले उसकी जगह ये लेगा। और ये लोगों के विचारार्थ क्या कर दिया गया, प्रस्तुत कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए कि जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 ऑन एनवायरनमेंट के ऊपर इसने हस्ताक्षर किया हुआ है। और उसके बाद लॉ टू कंट्रोल वाटर 1974 में बनाया गया और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड 1981 में बनाया गया। और उसके बाद भोपाल गैस की त्रासदी हुई थी और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत समय तक जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण के लिए ये जिम्मेदार रहा था, तो और अभी भी है। अब मैं ये बता दूं कि उसके बाद भारत सरकार जागी और उस समय एक अम्ब्रेला एक्ट बनाया एनवायरनमेंट के ऊपर 1986 में। और इसके तहत जो बहुत सारे ये सारे जो थे इसको क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। अब देखिए कि भारत ने EIA से संबंधित नोटिफिकेशन सबसे पहले 1994 में जारी किया और उसके बाद 2006 में उसको मॉडिफाई किया गया, मतलब उसमें बदलाव की गई। और फिर इसके लिए एक मसौदा तैयार किया गया 2020 के शुरुआत में और इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा क्या है, एडिटोरियल है। अब देखिए, जहाँ तक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का सवाल है वो क्या करता है, स्क्रूटनाइज करता है, जांच परख करता है कि क्या किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का क्या फ़र्क पड़ सकता है इन्वायरमेंट के ऊपर, वातावरण के ऊपर। और साथ में ये भी देखता है कि इसके बाहर से जो नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, जो कुछ भी प्रस्तावित प्रोजेक्ट है, इससे पहले कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे कार्रवाई या कोई काम शुरू किया जाए। ठीक है, तो स्क्रूटनाइज करता है और ये देखता है कि जो प्रोजेक्ट है जो पहले से प्लान थी उसके हिसाब से हो रहा है या प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत बदलाव कर दी गई है या उसको प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया। असेसमेंट की यदि बात की जाए तो ये एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी के द्वारा किया जाता है, EAC के नाम से जाना जाता है इसको। और इसके अंदर साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर तो होते ही हैं और उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं। अब इसकी यदि बात की जाए तो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी एक EIA तैयार करता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तैयार करता है और उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपता है। इसके बाद ये रिपोर्ट क्या की जाती है, लोगों की राय शुमारी के लिए पब्लिश कर दी जाती है। ठीक है, एक कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू होता है और उसमें एक देखिए कि यदि कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उस ऑब्जेक्शन को सुना जाता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोजेक्ट को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, उसके रिपोर्ट को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। जो EAC की रिपोर्ट है तो वो EAC की रिपोर्ट जो फाइनल अप्रेजल के बाद वो प्रोजेक्ट कहाँ जाती है, रेगुलेटरिंग अथॉरिटी के पास, जो कि इसके लिए नियामक प्राधिकरण है उसके पास जाती है। और इस मामले में जो नियामक प्राधिकरण है वो कौन सा है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की यदि बात की जाए वो है, यानी कि वातावरण एवं वन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अब देखिए कि लीगली बाउंड टू द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अंडर द इंटरनेशनल ट्रीटीज प्लस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं और साथ में भारत जो है हस्ताक्षर कर चुका है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से संबंधित समझौते के ऊपर। और इस कारण से उसे करना क्या होता है, भारत सरकार को क्या करना पड़ता है कि एक असेसमेंट करनी होती है जो कि किसी पक्ष में ना हो। ठीक है, इससे पहले कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए, उसके लिए कोई जॉब रिक्रूटमेंट हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, सड़क, पानी वगैरह
कुछ डेवलप की जाए। इससे पहले क्या करना पड़ता है, एक असेसमेंट करनी होती है। और भारत सरकार जो अभी कर रही है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के कि हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले के हिसाब से इसमें तब्दीली की जाए। एक्चुअली में भारत सरकार कर क्या रही है कि इस जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के स्कोप को कम कर रही है, इसके दायरे को कम कर रही है। अब देखिए कि ये इस बात से समझा जा सकता है, उदाहरण के तौर पे देखें कि क्रिएशन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन क्लियरेंस ऑफ रूट क्लिप। देखिए इसमें क्या है कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम, किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा, समझना, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स कैन एंटर द असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बाद प्रोजेक्ट की असेसमेंट शुरू हो जाएगी। और यदि उस प्रोजेक्ट ने कोई वायलेशन किया है इन्वायरमेंटल लॉ का, ठीक है, तो उसको फाइन देना पड़ेगा और फाइन देने के साथ वो क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। तो फिर ऐसे असेसमेंट का क्या मतलब है कि आप फाइन देके इन्वायरमेंटल लॉ से आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। तो इससे फ़ायदा तो ये होता है कि ऐसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई ही नहीं जाती। जब आप एक बार प्रोजेक्ट को शुरू कर देते हो और उस प्रोजेक्ट में यदि किसी तरह के इन्वायरमेंटल लॉ की हानि होती है, उसका उल्लंघन होता है, तो आप उसके लिए पेनल्टी वगैरह दे के क्या कर सकते हैं, एग्जम्पशन ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं। अब देखिए, द लीगैलिटी ऑफ साइड स्टेपिंग द कोर्ट्स आर क्वेश्चनेबल एंड विल हैव टू बी टेस्टेड। अब इसके कारण से क्या होगा कि आप कानून बना के क्या करते हो, एग्जम्पशन दे देते हो प्रोजेक्ट्स को, तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट जिसको कि अंडर आर्टिकल 13(2) के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, उससे आप सुप्रीम कोर्ट को वंचित रख रहे हैं। जो कि केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा हुआ है कि न्यायिक पुनरावलोकन जैसी चीज़, जुडिशियल रिव्यू जैसी चीज़ क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको बदला नहीं जा सकता है। तो ये देखने लायक बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा भी है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला भी दिया हुआ है पहले, तो ऊंट किस करवट बैठती है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑल्सो शॉर्टेंस द टाइम फॉर पब्लिक टू फर्निश रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये जो मसौदा तैयार किया नोटिफिकेशन का, उसमें जो लोगों को समय दी जाती थी वो समय की सीमा क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। तो एक वाइडर कंसल्टेशन की यदि बात की जाए तो वो नहीं हो पाएगा, व्यापक तौर से लोगों के साथ कंसल्टेशन नहीं हो पाएगी। सो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल लार्जली फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो इसीलिए प्रोजेक्ट से जो प्रभावित होने वाले लोग हैं अधिकतर जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, चूँकि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी की कोई पहुंच नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या बदलाव आया है, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है उनको, उसका बहुत पता नहीं चल पाता है। तो ये बहुत अच्छे से देखने की बात होगी आगे कि क्या ये लोग जो हैं जनजातीय लोग अपनी बातों का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, रख पाएंगे सरकार के सामने या जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके सामने, और क्या इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इसको सुनेगी जब सीधे तौर से सरकार की प्राथमिकता इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको बढ़ावा देना है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। देखिए, जो मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट है, जो नज़र रखने की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें कमी की गई है। जैसे देखिए कि पहले जो रिपोर्टिंग किया जाना था, हर एक 6 महीने पे रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो ड्राफ्ट जो है नोटिफिकेशन है उसमें 1 साल कर दिया गया। और इसके अलावा देखिए कुछ क्रिटिकल सेक्टर की यदि बात की जाए, जो कुछ ज़रूरी क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसमें कि माइनिंग भी है, अब समझ लीजिए जिसमें कि माइनिंग भी है, ठीक है, उसके लिए जो वैलिडिटी पीरियड है उसको भी बढ़ा दिया गया है कि भाई एक बार आपको क्लियरेंस मिल गई इस क्षेत्र में तो आप इसकी वैलिडिटी पीरियड को बढ़ा दी गई है। अब देखिए कि EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की यदि बात की जाए तो उसका जो दायरा है वो भी छोटा होता जा रहा है। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की जाए, ठीक है, पहले क्या था, पूरा का पूरा आकलन करने की ज़रूरत थी। अब क्या है, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसको ही बहुत ज़्यादा उसको पूर्णतया आकलन करने की ज़रूरत है, वरना सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, ठीक है, आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए,
और कहाँ कहाँ छूट दी गई है और अब समझने की ज़रूरत है। जैसे कुछ लीनियर प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि रोड से संबंधित हो, पाइपलाइन से संबंधित हो और जो सीमा क्षेत्र तक जाते हैं। अब यदि 100 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है LAC से, तो इस ऐसे प्रोजेक्ट को सीधे तौर से क्या मिला हुआ है, एग्जम्पशन मिला हुआ है। सोचने लायक बात है, आप समझिए। और वो भी ग्राउंड पे 100 किलोमीटर नहीं की जा रही है, कही जा रही है LAC से 100 किलोमीटर एरियल कही जा रही है। हवाई सीमा की यदि बात की जाए 100 किलोमीटर तक बिल्कुल, यदि कोई पाइपलाइन या रोडवेज बॉर्डर तक जाती है तो उसको पूरा का पूरा छूट है। और यदि 100 किलोमीटर की बात की जाए LAC से, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर भारत इसके दायरे में आ जाता है। और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता है वो पूर्वी क्षेत्र में ही देखी गई है और पाई जाती है। इसके अलावा देखिए कि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो और 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तक का एरिया हो, ठीक है, तो इसमें छूट दी गई है। अब ये चीज़ वही है कि 2016 में भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन लाई गई थी, जिसको कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 के दिसंबर में इस नोटिफिकेशन को, अधिसूचना को खारिज कर दिया था। इसके अलावा देखिए कि जब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुंचती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पहुंचती है NGT के इस फैसले के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोई राहत नहीं दी। अब देखिए कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नोटिफिकेशन है वो सेक्शन 3 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जारी की जाती है। तो ये देखिए, इसके अलावा जो डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित जो प्रोजेक्ट हो, इसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है, क्लियर। और इसमें देखिए कि यदि ये पहले से भी था और अभी भी है, तो चलिए ये तो लाजमी है, समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई प्रोजेक्ट हो या रक्षा से संबंधित कोई प्रोजेक्ट हो तो उसको एग्जेम्पशन या छूट मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात की गई है ना कि इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, मतलब यदि कोई और दूसरा प्रोजेक्ट जो कि रणनीतिक महत्व का हो तो उसको भी छूट दी जाएगी। अब ये रणनीतिक महत्व का कौन सा प्रोजेक्ट होगा, इसको तो डिफाइन ही नहीं किया गया। और जब डिफाइन नहीं किया गया है तो फिर से वो फ्री फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन होगा, यानी कि लोगों की उस पर राय शुमारी नहीं होगी। अब देखिए इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन का फ़र्क क्या पड़ने जा रहा है। जो जनजाति लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके आजीविका पे फ़र्क पड़ेगा। ये क्या करेगा, हमारे वनों को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। और इसके बाद जो लोगों से रेफरेंडम या राय शुमारी ली जाती है वो भी क्या होगी, स्कटल होगी, कहीं ना कहीं वो भी बाधित होगी। तो जो सरकार का इरादा है वो स्पष्ट तौर से पता चल रहा है। जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की है और ये मामला हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में भी है। अब जाके इस एडिटोरियल को समझते हैं, जब आप और इसके पृष्ठभूमि को आप समझ पाए होंगे तो थोड़े से देखते हैं कि है क्या इस एडिटोरियल के अंदर कहा क्या जा रहा है। इन रिवर्स गियर ऑन द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन, यानी कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो EIA का या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो मसौदा है, द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन नीड्स वाइडर कंसल्टेशन एंड प्रोग्रेसिव चेंज। और जो मसौदा है EIA का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक क्या होनी चाहिए, लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए और जो प्रगतिशील कदम उठाए जाने चाहिए और बदलाव किए जाने चाहिए। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट has been in the spotlight for more than one occasion during the pandemic, as it worked to push through the retrograde environmental decision in an atmosphere of general paralysis। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है वो एक से ज़्यादा इस मौक़ों पर काफ़ी चर्चा में रहा है, खास करके इस महामारी के समय में, जब वो इन्वायरमेंट को पीछे ले जाने वाला, यानी कि वातावरण को पीछे ले जाने वाले निर्णय को आगे बढ़ा रहा है।
और जो स्थिति अभी क्या है कि एक तरह की जनरल पैरालिसिस है, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ऐसा हो नहीं पा रहा है, फिर भी आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाले नोटिफिकेशन में करके आ रहे हैं केंद्र सरकार की पीछे की तरफ कदम उठा रहे हैं। देखिए, इन अप्रैल Environment Minister Prakash Javadekar used a virtual conference to ensure the National Board of Wildlife Standing Committee stamped its approval on the several projects with serious implications for conservation. तो इसमें समझने की बात है कि अप्रैल में जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की इंटरनेट के ऊपर, और इसमें ये सुनिश्चित किया कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट को क्या दे दे, अपनी स्वीकृति दे दे, जिसके कि बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, पर्यावरण के ऊपर दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब देखिए, सो he now wants to be hurriedly make a fundamental changes to the process of the project approval by introducing a new environment impact assessment notification। अब वो क्या चाह रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से क्या हो जाए, बहुत मूलभूत बदलाव हो जाए प्रोजेक्ट को अनुमति दिए जाने के तौर तरीके में, और इसके लिए वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित नए अधिसूचना को जारी किया है। Now in draft it seeks to replace the existing EIA notification of 2006। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 2006 के जो EIA की जो अधिसूचना है उसमें ये बदलाव करने जा रहा है, ये जो मसौदा तैयार किया गया है। The proposed provision so that the ministry has gone to great length to reduce or even remove public participation by extension independent expert opinion from the process of granting environmental clearance, public reporting of violation may also not be taken cognizance of। अब देखिए कि इसमें आपको ये आपने देख ही लिया कि कहाँ कहाँ एग्जम्पशन दी जा रही है। तो जो प्रस्तावित जो इस मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन है, मसौदा है, उसकी यदि बात की जाए तो लोगों की जो भागीदारी है उसमें इसके कारण से बहुत ही कमी होने जा रही है। और इसके बाद इसमें यह भी किया जा सकता है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दी जा सकती है एक्सपर्ट की ओपिनियन या जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेकर। और इसके बाद एक और भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यदि वहाँ के लोकल अथॉरिटी ने यदि कह दिया कि पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो यदि सरकार चाहे तो ऐसी चीज़ों का संज्ञान नहीं मिलेगी। While there can be no argument about the importance of development project, it has restored to sophistry in the classifying activity for exemption। तो कहा यह जा रहा है कि कोई इस बात पे तो तर्क दे ही नहीं चल सकता है कि भाई जो विकास की परियोजना है वो आवश्यक है, लेकिन सरकार जब छूट देने की बात करती है और साथ में उसमें जो उसकी क्लासिफिकेशन करती है, यानी कि उसका जो वर्गीकरण किया जाता है कि जो लीनियर प्रोजेक्ट होगी, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगी, डिफेंस से रिलेटेड होगी, तो वहाँ पर सरकार क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा एक तरीके का दिमाग लगा रही है। अब समझिए सेक्शन 26 प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट provide a list of project that would not attract environmental clearance or permission, including coal mining, seismic surveys of oil, methane and shale gas on some land। अब देखो जो धारा 26 है, ठीक है, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट को छूट देती है और उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा, मतलब अनुमति मिल जाएगी इन्वायरमेंट के हिसाब से। और जिसमें देखिए कि कोल माइनिंग भी है। अब समझना, भूकंप से संबंधित जो सर्वे है वो भी है, ऑयल प्रोजेक्ट जहाँ पर लगाई जाएगी, मीथेन गैस के लिए लगाई जाएगी या शेल गैस के लिए लगाई जाएगी। तो ये याद रखना है आपको, ये मेंस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इवन की पीटी के लिहाज से भी। अब आते हैं सेक्शन 14 provides exemption for these and some other projects from the public consultation, also limiting the scope of the public involvement to the district concerned and the case of the national park and sanctuaries where pipeline infrastructure will pass। अब देखिए कि धारा 14 जो है इसके अंदर फिर से छूट देती है ऐसे प्रोजेक्ट को पब्लिक कंसल्टेशन से, लोगों की राय शुमारी से,
ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा कि यदि कोई नेशनल पार्क या सेंचुरी है और वहाँ से कोई पाइपलाइन बिछाए जाने की बात है, तो जिस एरिया से होके गुजरेगा उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से रायशुमारी की जाएगी। रोड्स एंड हाईवेज गेट लिबरल कंसेशन, और जहाँ बड़ा उदारवादी छूट दिया गया है किसको, जो रोड के प्रोजेक्ट हैं और जो हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं। Further, it retains the clause that if a public agency or authority consider the local situation not conducive to the participation by the citizen, the public consultation need not include a public hearing। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि यदि स्थानीय जो प्राधिकारी हैं या अधिकारीगण हैं उनको यदि लगता है कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों से राय शुमारी करना, लोगों से बातचीत करना, ठीक है, मतलब कंड्यूसिव नहीं है, अनुकूल नहीं है या प्रतिकूल है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की राय शुमारी नहीं की जाएगी, लोगों से राय नहीं ली जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि इन्वायरमेंटल असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट को कितना डाइल्यूट या कमज़ोर कर दिया गया है। इन स्पाइट ऑफ द फार रीचिंग नेचर ऑफ इट्स प्रपोज्ड एक्शन, द सेंटर हैज़ displayed unseemingly haste to get them in place, and Mr. Javadekar had not added credibility by trying to shut down public response to the draft early। अब देखिए कि बावजूद इसके कि जो प्रस्तावित जो कुछ भी सरकार के द्वारा काम किए जाने हैं इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और सेंटर इसमें, केंद्र सरकार इसमें काफ़ी तेज़ी दिखा रही है, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जैसी चीज़ों से बचा जा सके, जिस हद तक बचा जा सकता हो। और साथ में जो इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं, केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की यदि बात की जाए, तो उनके काम से ये नहीं लगता है कि केंद्र सरकार के कार्यों में कुछ विश्वसनीयता आई है। और ख़ास करके जब देखें कि लोगों के साथ जो राय शुमारी है, उस राय शुमारी में जो समय दी गई थी उसको कम कर दिया गया था। वो अलग बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पे इसको 10 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। Now, it took a Delhi High Court order to extend the deadline to the August 11, 10 अगस्त नहीं, 11 अगस्त तक की बात की जा रही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के बीच बचाव के बाद इसको बढ़ा के 11 अगस्त तक किया गया। द एक्सरसाइज हैज़ बीन फर्दर मडीड बाय द मिस्टीरियस ब्लॉकिंग ऑफ सम एक्टिविस्ट website calling for the EIA proposal to drop and demanding a new approach towards conserving the nature's resource for future generation। अब देखिए कि ये पूरा का पूरा जो कार्य चल रहा है वो और ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि इसमें गंदगी तब फैल गई जब बहुत सारे जो पर्यावरण से संबंधित कार्यकर्ता हैं और उनके जो वेबसाइट हैं और जिसने ये मांग की थी कि EIA का जो प्रस्तावित मसौदा है उसको अभी तत्काल रोक दिया जाए, और साथ में ये भी मांग की थी एक नए तौर तरीके अपनाए जाएं जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक जो संसाधन है उसको आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखा जा सके। क्लियरली द सेंटर अटेम्प्ट्स एट वीकनिंग चेक्स एंड बैलेंस आर नॉट न्यू। और स्पष्ट तौर से जो केंद्र सरकार ये कह रही है कि चेक्स एंड बैलेंस, एक दूसरे के ऊपर जो अंकुश लगाया जाता है, वो अंकुश जैसी चीज़ों को क्या कर रही है केंद्र सरकार, कमज़ोर कर रही है, और ये कोई नई बात नहीं है। अ स्टडी ऑफ द कोल माइनिंग क्लियरेंस शोज दैट 4,302 hectares of forest were diverted during the 2014-18 fabric extinction over the conservation। तो कहा जा रहा है कि एक कोल माइनिंग के शोध से, अध्ययन से ये पता चलता है कि सरकार ने 2014 से लेकर 2018 के बीच में 4,300 हेक्टेयर जंगलों की सफाई के लिए अनुमति दे दी है, और कहीं न कहीं पर्यावरण को संरक्षित करने के बजाय जो ज़्यादा तरजीह या इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो एक्सट्रैक्शन को, कोयले के खदान को और कोयले को निकाले जाने को। COVID-19 has powerfully demonstrated the value of nature for well-being। और COVID-19 ने बड़े अच्छे से हमें समझा दिया, समाज को, देश को, विश्व को ये समझा दिया है कि भाई जो प्रकृति है वो कितनी ज़रूरी है हमारे स्वस्थ रहने के लिए। ऑफ लॉस फॉरेस्ट एंड कैप्चर्ड वाइल्ड लाइफ ब्रिंगिंग वायरस रिजर्वायर क्लोजर टू ह्यूमन्स एंड फॉल एयर डिस्ट्रॉइंग देयर हेल्थ। क्योंकि जो वन क्षेत्र कम होता जा रहा है और वाइल्ड लाइफ जो है कहीं न कहीं उसको कहीं न कहीं
जो उसकी एरिया सिकुड़ गई है, तो इसके कारण से जो वायरस है वो ह्यूमन के काफ़ी करीब आ गया है, और यहाँ तक कि जो दूषित वातावरण है और दूषित जो हवा है वो इंसानों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। While there might be a case for some changes, much of the proposed EIA system can only make things worse and should not be pushed through. ये बात ज़रूर है कि कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ अर्जेंसी है कि बदलाव किया जाए, लेकिन अधिकतर जो EIA के मसौदे के तहत दिया गया है ना, वो जो स्थिति है उसको और भी ख़राब ही बनाएगी, और इसको बहुत ज़्यादा धक्का देने की ज़रूरत नहीं, यानी कि तत्काल इसको पारित करने की ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर सोच विचार किया जाना चाहिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, इसके ऊपर लोगों से राय शुमारी की जानी चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन होना चाहिए। तो ये आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित इशू था, जो कि आपके GS पेपर 3 का हिस्सा है। क्लियर? UPSC के और अलग अलग स्टेट PCS की यदि बात की जाए तो। अब चलिए, अब जो ये मुद्दा है वो IR से रिलेटेड है, और ये GS पेपर 2 का हिस्सा है। देखिए, यहाँ पर बात सूडान की जा रही है, और सूडान में जो मतलब हाल फिलहाल में घटनाक्रम हुई है और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, उसके बारे में, आतंकवादी गतिविधियों के बारे में। सूडान ट्रबल्स यानी कि सूडान की जो समस्या है, द कंटिन्यूइंग वायलेंस इज रिमाइंडर ऑफ टास्क ऑफ रिस्टोरिंग पीस एमंग द एथनिक ग्रुप। अब जो लगातार जो हिंसा चल रही है सूडान के अंदर, तो अलग अलग जो नस्ली लोग हैं, तो उनके बीच में जो शांति है स्थापित कर पाना क्या हो रहा है, मुश्किल काम हो रहा है। द मैसेकर ऑफ ओवर 60 पीपल over the weekend in the Sudan's Darfur region marks a further escalation in the violence, blighting the territory since the 2019 ouster of the country's dictator Omar al-Bashir। तो कहा जा रहा है कि 2019 में उमर अल-बशीर, जो कि वहाँ के क्या थे, तानाशाह थे, कहाँ पर सूडान में, उनको जब हटा दिया गया तो उसके बाद से ही हिंसा का दौर तो चल ही रहा है, और 60 लोगों का पिछले हफ्ते के अंत में, सप्ताहांत में मारा जाना, खास करके सूडान के डाफूर क्षेत्र में, ये दिखलाता है कि जो हिंसा है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। About 500 armed men targeted the Meselit community in the West Darfur Mesteri town, according to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs। तो करीब 500 जो सशस्त्र लोग थे, उन्होंने मेसलिट समुदाय के लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जो डाफूर की मिस्तरी शहर है उसके पश्चिम में। ऐसा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, यानी कि मानवीय मामलों से संबंधित कोऑर्डिनेट करने वाली जो UN की ऑफिस है, उसने कहा 20 people including women and children were gunned down in the South Darfur town when displaced farmers were returning to the region under a recent government backed agreement with the original land owners। तो कहा जा रहा है कि साथ में 20 जो लोग हैं, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे भी थे, उनको गोली से भून दिया गया जब साउथ डाफूर मतलब दक्षिण डाफूर शहर में जब जो विस्थापित किसान थे लौट रहे थे अपने क्षेत्र में, जब वो ऐसा तब हो रहा था जब सरकार के द्वारा एक तरीके से समर्थन वाला समझौता किया गया, जो वहाँ के स्थानीय क्या थे, ज़मीन के मालिक थे, उनके साथ। Days earlier, Khartoum declared an emergency in the North Darfur regions after the police station was burned down and the vehicle set on the fire by protesters in a small town and militias attack another। तो कहा जा रहा है खार्टूम जो कि वहाँ की राजधानी है, ठीक है, तो देखिए कि उसने ये क्या किया कि मतलब केंद्र सरकार ने, कहने का ये मतलब उत्तर दाफूर क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, उसके गाड़ी को जला दिया गया, किसके द्वारा, जो विरोधी थे लोग थे छोटे से शहर में। और जब मिलिशिया ने यानी कि स्थानीय जो लड़ाके हैं उन्होंने क्या किया था, अटैक किया था। दीज इंसिडेंट्स आर ए रिमाइंडर
are a reminder of the unfinished task of restoring stability in the Darfur racked by the conflict between the nation's dominant Arab rulers and the African ethnic communities demanding the greater autonomy from the Khartoum। अब देखिए कि ये सारी घटनाएं हमें इस चीज़ का याद दिलाती है कि दाफूर के अंदर जो खासकर उत्तरी दाफूर के अंदर जो स्थिति है वो अभी स्थिर नहीं है और जो लड़ाई है वो जारी है, ठीक है, कि इस देश के अरब रूलर्स जो कि डोमिनेट करते आ रहे हैं और जो अफ्रीकी मूल के जो समुदाय हैं, ठीक है, जो कि खार्तूम और उसके आसपास ज़्यादा क्या चाह रहे हैं कि ऑटोनॉमी या स्वायत्ता चाह रहे हैं। नरटिटी टाउन इन द सेंट्रल दाफूर हैज़ बिकम द एपी सेंटर ऑफ द ग्रोइंग अपोजिशन इन द रीजन। अब देखिए कि नरटिटी जो शहर है जो कि केंद्रीय दाफूर क्षेत्र में है, वो एक तरीके से इस पूरे के पूरे विद्रोह का केंद्र हो चुका है, इस पूरे के पूरे विरोध का केंद्र हो चुका है। The mass sit-ins since June have attracted wider support from the professional classes that spearheaded 2019 popular uprising that led to fall of the autocratic regime of Mr. Bashir। और देखो बहुत बड़े पैमाने पे जगह जगह पे जून से ही धरना दी जा रही है और इसको काफ़ी समर्थन भी मिला है उन व्यावसायिक वर्ग का जिन्होंने अगुवाई की थी 2019 के पॉपुलर अपराइजिंग, यानी कि जो लोकप्रिय जो विद्रोह किया गया था और जिसके कारण से मिस्टर बशीर जो थे उनकी तानाशाही वाली जो राजनीति थी और तानाशाही वाला जो उनका रूल था वो ख़त्म हो पाया था। इन रिस्पॉन्स टू डिमांड फ्रॉम द वीमेन ग्रुप फॉर द बेसिक प्रोटेक्शन फॉलोइंग द वायलेंस, प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हैमडॉक हैज़ अनाउंस द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज। अब जो कुछ मांग की गई है किसके द्वारा, महिला समूह के द्वारा, कि उनको बेहतर सुरक्षा मुहैया करवाए जाएं, किसके खिलाफ, तो हिंसा के खिलाफ। तो प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हैमडॉक ने अतिरिक्त जो सुरक्षा बल हैं उसकी तैनाती वहाँ कर दी है। बट द कंटिन्यूइंग टेंशन मेयरली रीइंफोर्स कंसर्न दैट द गवर्नमेंट्स एश्योरेंस एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ हैव नॉट ट्रांसलेटेड इनटू कंक्रीट मेजर्स। तो कहा यह जा रहा है, लेकिन जो लगातार जो तनाव बना हुआ है वो इस चिंता को और बढ़ाता है कि जो सरकार ने इस महीने के शुरुआत में जो आश्वासन दिया था वो एक्चुअल में उस आश्वासन को ज़मीनी हकीकत में नहीं बदल पाई है। अनदर की डिमांड इज़ द हैंड ओवर ऑफ मिस्टर बशीर टू द हेग टू बी ट्राइड फॉर द जेनोसाइड एंड एट्रोसिटी इज़ इन द दाफूर। और इसके अलावा जो एक मुख्य मांग ये है कि वहाँ से बशीर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग को क्या कर दिया जाए, सौंप दिया जाए, ताकि उनके ऊपर नरसंहार और उनके द्वारा दाफूर क्षेत्र में किए गए अत्याचार के कारण से क्या चलाया जा सके, मुकदमा चलाया जा सके। वाइल सम ऑफिशियल्स हैव साउंडेड पॉजिटिव ऑन द क्वेश्चन, टॉप मिलिट्री ऑफिशियल इन द transitional government are said to be concerned about the risk that other close to him could be implicated। तो अब ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि कुछ जो अधिकारीगण हैं इस प्रश्न पे काफ़ी सकारात्मक है, लेकिन जो सेना के उच्च पद पे बैठे हुए ऑफिशियल हैं और ख़ास करके जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो कि असल बशीर की सरकार से नई सरकार जो अभी बनी है, ठीक है, या लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार चुनी जाएगी, तो उसमें जो लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि यदि बशीर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया जाए तो आगे और भी ऐसे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपने की मांग होगी, जिसके क्या हो सकते हैं, आगे परिणाम बुरे हो सकते हैं। मीनवाइल extraditing Mr. Bashir, now imprisoned in Khartoum, could serve as a useful trade-off for the government to restore ties with the West, have sanctions removed and attracted investment। तो इस साथ में इस दौरान ये कहा जा सकता है कि मिस्टर बशीर जो कि खार्तूम में क्या है कैद हैं, ठीक है, उनकी अदला बदली की जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा जा सकता है। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो सूडान का जो संबंध है पश्चिमी देशों के साथ वो बेहतर होगा और उसके ऊपर जो आर्थिक या अन्य प्रतिबंध जो लगाए गए हैं वो हटा लिए जाएंगे और वहाँ पर निवेश
आनी शुरू हो जाएगी। सूडान लार्जली यंग एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन काउंट्स ऑन एडवांसेस इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गारंटीज ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम टू बेटर इट्स प्रोस्पेक्ट्स ओवरऑल। जहाँ तक सूडान के बहुत बड़ी संख्या में जो कि मतलब युवा लोग हैं और पढ़े लिखे जो लोग हैं, ठीक है, उनका ये मानना है कि आर्थिक वृद्धि हो और साथ में लोकतंत्र की गारंटी दी जाए, जिससे कि वो क्या कर सके, अपना विकास कर सकें। द इशू विल टेस्ट द टेनस टाइज बिटवीन द मिलिट्री एंड द सिविलियन लेड गवर्नमेंट एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रेस टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब ये मुद्दा ये तय करेगा कि किस ढंग से बहुत ही मतलब अस्थिर सा, जो कि बहुत मजबूत संबंध नहीं है, एक तरफ सेना में और एक तरफ जो सिविलियंस के द्वारा जो नेतृत्व वाली सरकार है, ठीक है, तो उस संबंध को कहीं ना कहीं इस टेंशन में क्या होगी, इसकी टेस्टिंग होगी और आगे लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ जो सरकार होगी वो कैसे आगे बढ़ेगी, इसकी विश्वसनीयता की भी जांच परख इसी टेंशन के दौरान हो जाएगी। At any rate, securing the peace in the nation's west is a critical for Sudan's border democratic transition that was set in motion last year। तो कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से यदि कहा जाए तो इस देश के पश्चिमी क्षेत्र में यदि शांति स्थापित की जाती है, इसको सुनिश्चित कर लिया जाता है, तो सूडान्स ब्रॉडर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन यानी कि सूडान का जो व्यापक क्या होगा, लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा, ठीक है, जिसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी, वो आगे बढ़ पाएगा। एन इमीडिएट एंड टू द वायलेंस इन डाफूर और टू बी द खार्टूम्स अपर मोस्ट प्रायोरिटी। तो कहा जा रहा है कि सूडान के अंदर केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी और सबसे प्रथम प्राथमिकताओं में से एक है, वो ये है कि दाफूर क्षेत्र में तत्काल हिंसा को वो खत्म करवाए, बंद करवाए और शांति और व्यवस्था स्थापित करे। रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी इज ऑल्सो द ओनली रूट टू द टाइमली कंडक्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी सामान्य स्थिति बहाल होगी उतना ही अच्छा होगा कि समय से लोकतांत्रिक चुनाव जो होने हैं, जो कि एकमात्र तरीका है सूडान में स्थिरता लाने का, वायलेंस से बचने का, वो हो पाएगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल नितिन सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सहपाठियों के बीच में और जो शिक्षकगण हैं उनके बीच में, और इससे लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि मुझे फीडबैक मिल सके। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए इस कोविड-19 की सिचुएशन में, और जहाँ तक हो सके ज़रूर से समझिए कि आप मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और कोशिश करें घर से बाहर ना निकलने की जब तक कोई मजबूरी ना हो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।